नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक बहुत पुराने, बहुत बड़े पेड़ की जड़ों तक जा रहे हैं। वो पेड़ जिसकी शाखाएं मैं पूरे देश में फैली हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हमारे पास ना इसके इस लंबे और काफी उतार चढ़ाव वाले सफर को समझने के लिए कई दिलचस्प स्रोत हैं। कुछ पुराने ऐतिहासिक विश्लेषण हैं, पार्टी के जो अधिवेशन हुए उनके रिकॉर्ड्स हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं और हाँ, हाल की राजनीति पर जो लेख लिखे गए वो भी। इरादा यह है कि इन सब स्रोतों को खंगाल कर वो खास बातें निकाली जाएं जो कांग्रेस की कहानी बताती हैं। मतलब ये बनी कैसे, आज़ादी की लड़ाई में क्या रोल था इसका, फिर दशकों तक सत्ता में रही, विचारधारा कैसे बदली और आज क्या मुश्किलें हैं इसके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। बिल्कुल। और देखिए, कांग्रेस की कहानी ना सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं है, ये काफी हद तक आधुनिक भारत के बनने की कहानी भी है। इसकी शुरुआत हुई 1885 में। बनाने वालों में एक तो ए.ओ. ह्यूम थे, रिटायर्ड अंग्रेज अफसर थे वो, और साथ में उस वक्त के कई भारतीय नेता भी थे। पहली बैठक बॉम्बे में हुई थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी वो इसके पहले अध्यक्ष बने। अच्छा, तो शुरुआत में मकसद क्या था? और ये जो एक बात हमेशा सुनने में आती है कि अंग्रेजों ने इसे जानबूझकर एक सेफ्टी वाल्व की तरह बनवाया था, मतलब कि भारतीयों का गुस्सा एकदम से फूटे नहीं, धीरे धीरे निकलता रहे। इसमें कितनी सच्चाई लगती है स्रोतों को देखकर? हाँ, ये सेफ्टी वॉल्व वाली थ्योरी काफी मशहूर है और कुछ इतिहासकार इसे मानते भी हैं। उनका कहना है कि लॉर्ड डफरिन जैसे जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो चाहते थे कि भारतीयों का जो गुस्सा बढ़ रहा है वो एक कंट्रोल तरीके से बाहर आए। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने खुद भी इसका जिक्र किया है। लेकिन दूसरी तरफ बिपिन चंद्र जैसे कई बड़े भारतीय इतिहासकार हैं, वो इसे पूरी कहानी नहीं मानते। उनका तर्क है कि कांग्रेस का बनना वो भारतीयों की अपनी राजनीतिक चेतना, अपनी समझ और एक पूरे देश के लेवल का मंच बनाने की जरूरत का नतीजा था। ह्यूम जैसे लोग वो शायद बस एक कैटलिस्ट बने, एक माध्यम। असल मकसद तो ये था कि जो पढ़े लिखे भारतीय हैं उनको सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी मिले, राजनीतिक मुद्दों पर बात करने का एक मंच बने और देश के अलग अलग कोनों से नेता एक साथ आएं। तो जो शुरुआती दौर था, जिसे उदारवादी या मॉडरेट कहते हैं, मतलब करीब 1885 से 1905 तक, उसमें ये नेता कैसे काम कर रहे थे? इनकी क्या स्टाइल थी? हाँ, इस दौर के जो बड़े नाम थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, ये सब उदारवादी माने जाते थे। इनका तरीका अंग्रेजों से सीधे भिड़ने का नहीं था। ये ब्रिटिश राज के अंदर ही रहकर संवैधानिक तरीकों से, जैसे अर्जियां देना, याचिकाएं भेजना, डेलीगेशन लेकर जाना, इनसे सुधार चाहते थे। इनकी मुख्य मांगें क्या थीं? जैसे कि विधान परिषदों में ज्यादा भारतीय हों, ऊंचे सरकारी पदों पर भारतीय आएं, सिविल सर्विस की परीक्षा लंदन के साथ भारत में भी हो, फौज पर खर्चा कम किया जाए, नमक टैक्स जैसे मुद्दे सुलझाए जाएं। और नौरोजी की वो ड्रेन थ्योरी तो बहुत ही अहम है, जिसमें उन्होंने समझाया कि कैसे अंग्रेज भारत का पैसा, भारत का धन बाहर ले जा रहे हैं। लेकिन फिर माहौल बदला और गरम दल या एक्सट्रीमिस्ट नेताओं की आवाज ज्यादा बुलंद होने लगी। ये बदलाव क्यों आया? यहाँ से कहानी थोड़ा तेज होती है ना? बिल्कुल। हुआ ये कि उदारवादियों के तरीकों से ना प्रगति बहुत धीमी हो रही थी और अंग्रेज सरकार ज्यादातर मांगों को सुनती नहीं थी, अनदेखा कर देती थी। तो पार्टी के अंदर ये ग्रुप में गुस्सा बढ़ रहा था। फिर 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन। उसने जैसे आग में घी का काम किया। तब सामने आए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिनको हम लाल बाल पाल की तिकड़ी कहते हैं। इनका मानना था कि भाई, अर्जियों से काम नहीं चलेगा, सीधी कार्रवाई करनी होगी। स्वदेशी आंदोलन चलाया, विदेशी सामान का बहिष्कार किया, ये इनके तरीके थे। और तिलक का वो मशहूर नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हाँ, ये तो आज भी याद किया जाता है। बिल्कुल, यही वो दौर था। और इन्होंने आम लोगों को जोड़ने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का भी खूब इस्तेमाल किया। तो मतलब एक तरफ वो थे जो अर्जी दे रहे थे और दूसरी तरफ ये जो सीधी कार्रवाई की बात कर रहे थे। और इसी टकराव का नतीजा था 1907 का सूरत अधिवेशन, जहां पार्टी में फूट पड़ गई। हाँ बिल्कुल, 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वहां उदारवादियों और गरम दल वालों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि पार्टी सचमुच दो हिस्सों में बंट गई। इसे इतिहास में सूरत स्प्लिट कहते हैं। हालांकि ये फूट हमेशा के लिए नहीं रही। करीब 9 साल बाद 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। उसमें एनी बेसेंट और तिलक जैसे नेताओं ने कोशिश की और दोनों गुट फिर से एक हो गए। और उसी लखनऊ अधिवेशन में एक और बहुत बड़ी बात हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ।
ये उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक बड़ा कदम माना गया था। और फिर एंट्री होती है महात्मा गांधी की, जिन्होंने कहा जाता है कांग्रेस और आजादी की लड़ाई का पूरा चरित्र ही बदल दिया। निश्चित रूप से गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और कुछ ही सालों में, खासकर 1919 के बाद, वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बन गए। उनकी बात सब मानते थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, इन सिद्धांतों के साथ राजनीति को एक बिल्कुल नई दिशा दी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कांग्रेस को कुछ थोड़े से पढ़े लिखे लोगों के क्लब से निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया। किसान, मजदूर, महिलाएं सब जुड़ गए। उनके जो बड़े आंदोलन थे, जैसे 1920-22 का असहयोग आंदोलन, फिर 1930-34 का सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें वो दांडी मार्च था, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन्होंने अंग्रेजी राज की जड़ें हिला दी और कांग्रेस सचमुच एक जन आंदोलन बन गई। इस दौर के कुछ खास अधिवेशन भी तो रहे होंगे जहां बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जैसे पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। हाँ, कई अधिवेशन ऐसे हैं जो मील के पत्थर हैं, जैसे 1929 का लाहौर अधिवेशन, बहुत ही अहम। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यहीं पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी को अपना लक्ष्य बनाया। और ये भी तय हुआ कि 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए बाद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के लिए चुना गया। फिर 1931 का कराची अधिवेशन भी महत्वपूर्ण था। सरदार पटेल अध्यक्ष थे। वहां मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पास हुए। मतलब कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि आज़ाद भारत कैसा होगा ये भी सोच रही थी। और हाँ, एक दिलचस्प बात बताता हूं, 1924 में बेलगाम में अधिवेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी ने की थी। ये एकमात्र अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष गांधी जी बने। अच्छा, ये तो कम लोगों को पता होगा। हाँ, और 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये भी एक बड़ी बात थी उस समय। अब आजादी के बाद के दौर पर आते हैं। तब तो कांग्रेस का ही दबदबा था। नेहरू युग की क्या खास बातें थी जो हमारे स्रोत बताते हैं? हाँ, आज़ादी के बाद कांग्रेस ही सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत थी। नेहरू प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में पार्टी ने देश के शुरुआती सालों को शक्ल दिया, मतलब ढांचा बनाया। उनकी नीतियों की छाप तो आज भी दिखती है। मुख्य चीजें क्या थी? एक तो विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट, मतलब न अमेरिका के गुट में न सोवियत संघ के। दूसरा, अर्थव्यवस्था के लिए मिश्रित मॉडल चुना, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें सरकारी कंपनियों यानी पब्लिक सेक्टर की बड़ी भूमिका थी। और तीसरा, जोर शोर से धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाया। IITs, एम्स, IIMs जैसे जो बड़े संस्थान आज हम देखते हैं, उनकी नींव उसी नेहरू युग में पड़ी। लेकिन नेहरू मॉडल की आलोचनाएं भी होती हैं, खासकर आर्थिक नीतियों को लेकर, कि रफ्तार धीमी थी और शायद सत्ता एक ही जगह सिमट रही थी। हाँ बिल्कुल, आलोचनाएं भी जमकर होती। आलोचक कहते हैं कि जो लाइसेंस राज था उसने नौकरशाही को बहुत ज्यादा ताकत दे दी और इससे बिजनेस करना मुश्किल हुआ, आर्थिक विकास धीमा हुआ। जमीन सुधार के कानून बने तो, पर पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। सरकारी कंपनियां जो थीं, उनसे जितनी उम्मीद थी उतने अच्छे नतीजे नहीं आए और कुछ बड़े औद्योगिक घरानों का प्रभाव जरूर बढ़ा। एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने का ढांचा काफी हद तक वैसा ही चलता रहा। एनके बोस जैसे विद्वानों ने इस तरफ इशारा भी किया है। नेहरू पर यह आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने पार्टी के अंदर जो दक्षिणपंथी सोच वाले नेता थे उनसे कहीं न कहीं समझौते किए और सत्ता का केंद्र प्रधानमंत्री दफ्तर बन गया। पार्टी और सरकार के बीच तनाव के उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे आचार्य कृपलानी या पुरुषोत्तम दास टंडन के अध्यक्ष पद से हटना। ये दिखाता है कि नेहरू ने सरकार को पार्टी संगठन से ज्यादा अहम बना दिया था। नेहरू के बाद, खासकर इंदिरा गांधी के समय में, कांग्रेस में फिर से बड़े बदलाव हुए, पार्टी टूटी भी। वो क्या दौर था? बिल्कुल, 1967 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कई राज्यों में खराब रहा था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पार्टी और सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की और उन्होंने थोड़ा लेफ्ट की तरफ, वामपंथ की तरफ झुकाव दिखाया। असली टकराव हुआ 1969 में। राष्ट्रपति का चुनाव था। पार्टी के जो पुराने दिग्गज नेता थे, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। इंदिरा गांधी ने उनका विरोध किया और वीवी गिरी का समर्थन किया, जो आखिर में जीत भी गए। इसके अलावा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स खत्म कर दिए। इन कदमों पर सिंडिकेट से उनके मतभेद बहुत बढ़ गए। नतीजा ये हुआ कि पार्टी अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया और कांग्रेस भी टूट गई। एक बनी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, आर मतलब रिक्विजिशनिस्ट, और दूसरी पुरानी कांग्रेस, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन।
और फिर 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे के साथ जबरदस्त बहुमत से जीती। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस आर ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। और इसी दौर में फिर वो भी हुआ, आपातकाल, इमरजेंसी, जिसका जिक्र आज भी एक काले अध्याय की तरह होता है। हाँ, 1975 से 1977 तक देश में आपातकाल लागू रहा। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत मुश्किल दौर था। नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी कांग्रेस को। 1977 में चुनाव हुए तो कांग्रेस बुरी तरह हार गई और पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की। इसके बाद 1979 में पार्टी में एक और टूट हुई। देवराज उर्स जैसे नेता अलग हो गए और उन्होंने कांग्रेस यू बनाई। इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आई कहलाई। बाद में चुनाव आयोग ने इसी कांग्रेस आई को असली कांग्रेस माना। फिर राजीव गांधी आए और उसके बाद नरसिम्हा राव, और इस दौर में आर्थिक नीतियों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक यू टर्न कह सकते हैं। हाँ, राजीव गांधी ने कुछ शुरुआत की थी, कंप्यूटर लाने की बात हो या कुछ नियंत्रण कम करने की, जिससे बाद में जो आईटी रेवोल्यूशन हुआ उसकी नींव पड़ी। लेकिन जो असली और बड़ा बदलाव था वो आया पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने पर 1991 से 96 के बीच। उस वक्त भारत बहुत बड़े आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने को था। तब वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। राव और मनमोहन सिंह ने मिलकर बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार लागू किए, जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। लाइसेंस राज को काफी हद तक खत्म किया गया, सरकारी दखल कम हुआ, भारतीय बाजार को दुनिया के लिए खोला गया। इसीलिए राव को अक्सर भारतीय आर्थिक सुधारों का पिता भी कहा जाता है। और हाँ, इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिससे पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। स्थानीय लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो ये जो नेहरू का मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल था, उससे तो ये बिल्कुल अलग दिशा हो गई। हाँ, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था। जहां नेहरू युग में सरकारी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर पर जोर था, वहीं राव मनमोहन युग में निजी क्षेत्र और बाजार की भूमिका को ज्यादा अहमियत दी गई। स्रोत यही बताते हैं कि ये बदलाव उस वक्त की आर्थिक मजबूरियों का नतीजा था, लेकिन इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। फिर एक दशक विपक्ष में रहने के बाद 2004 से 2014 तक कांग्रेस फिर सत्ता में आई, यूपीए गठबंधन के नेता के तौर पर। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इस 10 साल के दौर की क्या खास बातें निकल कर आती हैं स्रोतों से? यूपीए के जो 10 साल थे उसमें कई महत्वपूर्ण काम भी हुए, जैसे MGNREG, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, ये लाया गया, जिससे गांवों में लोगों को रोजगार की गारंटी मिली। बिल्कुल। सूचना का अधिकार यानी RTI एक्ट लागू हुआ। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने की एक बड़ी कोशिश हुई। भारत और अमेरिका के बीच वो ऐतिहासिक परमाणु समझौता भी इसी दौर में हुआ। आर्थिक विकास दर भी काफी अच्छी रही, खासकर यूपीए 1 में। लेकिन यूपीए 2 2009 से 14 आते आते सरकार पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगने लगे। हाँ, वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला काफी चर्चा में रहे थे। बिल्कुल। और बढ़ती महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा बन गई थी। इन सब वजहों से सरकार की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। हालांकि इसी दौरान GST यानी वस्तु एवं सेवा कर, उसकी नींव भी रखी गई थी। बिल्कुल। पर लागू वो बाद में हुआ। तो मतलब एक तरफ सामाजिक कल्याण के काम भी हुए, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने शायद सब पर पानी फेर दिया, और यही मुख्य वजह बनी 2014 और फिर 2019 में कांग्रेस की इतनी बड़ी हार की। हाँ, कई कारण गिनाए जाते हैं और ये भ्रष्टाचार के आरोप तो यकीनन एक बहुत बड़ा फैक्टर थे। लोकनीति CSDS जैसे जो संस्थान चुनावी विश्लेषण करते हैं, वो बताते हैं कि यूपीए सरकार के प्रदर्शन से लोगों में काफी निराशा थी। नेतृत्व का सवाल भी उठा। खासकर नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी की तुलना होती थी। पार्टी का जो जमीनी संगठन था वो बहुत कमजोर हो चुका था। और एक बहुत बड़ी बात जो सर्वे वगैरह में सामने आई वो थी पार्टी के सामाजिक आधार का सिकुड़ना। कांग्रेस धीरे धीरे लगभग हर वर्ग में, खासकर जो बहुसंख्यक हिंदू वोटर हैं, उनके बीच अपना समर्थन खोती जा रही थी। मुस्लिम समुदाय में वोट काफी हद तक टिका रहा, पर इसका एक नतीजा ये हुआ कि पार्टी पर अनजाने में ही सही सिर्फ अल्पसंख्यकों की पार्टी होने का ठप्पा सा लगता गया।
अपनी मूल विचारधारा क्या है, इसको लेकर भी पार्टी थोड़ी उलझी हुई सी नजर आई। इन सबका मिला-जुला असर था 2014 और 2019 की वो बड़ी हार। लेकिन 2024 के चुनाव नतीजों ने कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ला दिया। कांग्रेस ने पहले से काफी बेहतर प्रदर्शन किया। क्या इसे पार्टी के लिए एक वापसी, एक पुनरुत्थान का संकेत माना जा रहा है? 2024 के नतीजे कांग्रेस के लिए कह सकते हैं एक ऑक्सीजन की तरह हैं। पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या लगभग दोगुनी कर ली, 52 से 99 पर पहुंच गई और 10 साल बाद लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी वापस मिला। वोट शेयर में भी मामूली सही पर सुधार हुआ, खासकर उन सीटों पर जहां कांग्रेस खुद लड़े। द इंडिया फोरम जैसे प्रकाशनों के अगर विश्लेषण देखें तो लगता है कि इस बार कांग्रेस ने सामाजिक न्याय, जैसे वो न्याय यात्रा और उससे जुड़े वादे थे, और आर्थिक असमानता, इन मुद्दों पर ज्यादा साफ और शायद ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया। हो सकता है ये रणनीति कुछ हद तक काम कर गई हो। लेकिन चुनौतियां तो अभी भी बहुत बड़ी हैं, खासकर वो जो इंडिया गठबंधन बना है उसको एकजुट रखना। हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती और पहेली है कांग्रेस के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में जो लेख आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन बना तो था लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन अब सवाल ये है कि राज्यों के चुनाव में इसका क्या होगा और आगे ये कैसे चलेगा। कांग्रेस और गठबंधन के जो दूसरे बड़े दल हैं, जैसे दिल्ली और पंजाब में आप है, बंगाल में तृणमूल है, बिहार में आरजेडी है, इनके बीच सीटों के तालमेल को लेकर या कौन बड़ा भाई है, इस पर खींचतान तो साफ दिख रही है। अब कांग्रेस हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश करेगी, तो जाहिर है वहां क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ टकराव बढ़ सकता है। तो ये गठबंधन चलाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है और कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। तो आज हमने कांग्रेस के इस बहुत लंबे सफर के कई अहम पड़ाव देखे। आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने से लेकर सत्ता के शिखर तक पहुंचना, फिर हार का सामना करना और अब एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश करना। स्रोतों से ये तो साफ है कि ये कहानी कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि बहुत घुमावदार और उतार चढ़ाव भरी रही है। बिल्कुल, और आज कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता तय होगा। 2024 के नतीजों ने उम्मीदें जरूर जगाई हैं, लेकिन पार्टी के सामने अपनी विचारधारा को और साफ करने की, अपने जमीनी संगठन को फिर से मजबूत करने की और गठबंधन की राजनीति को साधने की ये तिहरी चुनौती है। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं और राज्यों की अपनी हकीकत हैं, इनके बीच संतुलन बनाना होगा। पार्टी का भविष्य इसी पर निर्भर करेगा कि वो इन चुनौतियों से कैसे निपटती है और क्या वो आज के बदलते हुए भारत की उम्मीदों, उसकी आकांक्षाओं को सही आवाज दे पाती है। और सुनने वालों के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। देखिए, कांग्रेस का इतिहास देखें तो वो अक्सर एक मध्य मार्गी, मतलब सेंटर वाली पार्टी रही है, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के लिए जगह थी। हाल के दिनों में उसने सामाजिक न्याय पर ज्यादा जोर दिया है, जो थोड़ा लेफ्ट की तरफ, वामपंथ की तरफ झुकाव दिखाता है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन दोनों के बीच, यानी अपने उस पुराने पारंपरिक मध्य मार्ग और इस नए सामाजिक न्याय के एजेंडे के बीच एक कामयाब संतुलन बना पाएगी, खासकर तब जब उसे इंडिया गठबंधन के कई अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चलना है, जिनकी अपनी प्राथमिकताएं और अपनी विचारधाराएं हैं। ये सवाल सिर्फ कांग्रेस के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये समझने के लिए भी बहुत अहम होगा। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ इसी जगह। नमस्कार।